नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी। निर्मला जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। निर्मला जी, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और स्वयं आप भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी के उत्थान को लेकर, उनके उन्नयन को लेकर बहुत गंभीर है, तो एक आपकी समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा कि महिलाओं की उन्नति, समृद्धि, प्रगति, सशक्तिकरण, इन सब की दिशा में सरकार और आप कैसा काम कर रही हैं, किस दिशा में सरकार जा रही है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हो या हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को किस तरह से उनको आत्मनिर्भर बना सके, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। और उसी का नतीजा है कि हमारी पार्टी ने राजनीति में भी अगर भागीदारी दी है। आप देखें कि चाहे वो पंचायतें हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायतें हो, 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया और आज वो उन पदों पे बैठ करके और विकास के काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने गांव का हो, नगर पालिका का हो, नगर निगम का हो। तो हमारी सरकारों ने, खास भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है और उसी से निकल करके ये इस तरह की योजनाएं भी आई, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और इस तरह की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐसी अनेक तरह की योजनाएं बनाने का काम हमारी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार कर रही है। फोकस महिलाओं के ऊपर ही है, बहनों के ऊपर भी है। और आने वाले समय में भी, मुझे भी अभी 2 साल होंगे जब मैंने ये इस विभाग का दायित्व संभाला था, तो शुरू में तो ये लगता था कि किस तरह से करेंगे, लेकिन चूँकि एक लंबा राजनीतिक वो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच में ही काम किया है, तो ये कि अच्छा लगा और काम करने में। और अभी तो और बहुत सारे काम करने हैं हमें महिलाओं से संबंधित, लेकिन हम योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं और नई भी चीज़ें लेकर के आएंगे हम लोग। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आप चूँकि जनजाति समाज से आती हैं, वर्तमान समय में जनजाति समाज को लेकर अलग तरह की राजनीति हो रही हैं। कुछ जनजाति समाज ये कह के जो एक संगठन बन गए हैं, वो ये कहते हैं कि समाज का जो जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है वो समाज के लिए बेहतर उन्होंने किया नहीं है, समाज के साथ अन्याय किया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, वो जनजाति समाज का उतना भला नहीं सोचते हैं, तो इस प्रकार के और दल बनने लगे हैं। मतलब समाज में को बांटने के प्रयास बहुत किए जा रहे हैं, उस दिशा में क्या कहेंगे? जी हाँ, ये देखा है हमने, और ये है कि छोटे छोटे पॉकेट्स में ऐसे लोग निकल कर के आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो कटिबद्ध है। अभी हमने भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मनाई और खासकर जनजातीय क्षेत्रों में भव्यता के साथ में हमने गौरव दिवस मनाया। और कहीं न कहीं हमारी जनजातीय जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़े हो या अपने समाज को के लिए वो लड़े हों, तो इनको कहीं न कहीं भुला दिया गया था। तो उनको फ्रंट पे लाने का काम और उन्होंने जो काम किए थे, उनको आज की जनरेशन को और लोगों तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी, उन्होंने गुजरात जाकर के नर्मदा ज़िले में और वहाँ से वो गए
जनजाति क्षेत्र में जिले में जाकर के उन्होंने कार्यक्रम किए। हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी भी अलीराजपुर में किया, और जबलपुर में जाके उनने जनजाति नायक की जयंती मनाई। और जितने भी जनजाति, चाहे वो झाबुआ में भी रहे, जितने भी हमारे ज़िले हो या दूसरे भी ज़िले हो, तो भव्यता के साथ में इनको मनाने का काम किया। और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि मैं तो ठेठ जनजाति क्षेत्र से आती हूँ और शुरू से वहीं का प्रतिनिधित्व तो मैंने किया है। और मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भुरिया, उन्होंने एक लंबा अपना राजनीतिक जीवन इनके लिए जिया है और योजनाएं बनाने का भी काम किया है। तो ये है कि कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हो, अधोसंरचना हो, सड़कें बनाने की बात हो। जब अटल जी पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाने का काम किया। और आज हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो सड़कें हमें मिलती हैं वहाँ। और पीने के पानी की ये बात कर ले तो उसके लिए भी नल जल योजना पहुँचाने का काम किया है। गैस की बात ले ले, उज्ज्वला की बात कर रहे हैं, तो आम व्यक्ति तक जिनने कभी सोचा नहीं भी था कि उनके घर में भी गैस की टंकी होगी और चूल्हा होगा। लकड़ी और कंडों से जो चूल्हा जलाया करती थी हमारी माता बहनें, तो कभी नहीं सोचा नहीं था। तो ऐसी योजनाएं बना करके हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हर वर्ग को, जनजाति क्षेत्र वर्ग को भी और हर वर्ग को इन योजनाओं का लाभ देने का काम कर रही है। जी, जैसा कि आपने कहा कि लगातार काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक योजना है लाडली बहना योजना। उसने मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक संबल निश्चित ही दिया है और बहुत लोकप्रिय योजना है। अभी उसमें सरकार ने उसमें वृद्धि की है। तो इस प्रकार की योजनाओं को लेकर हालांकि विपक्ष खुद भी चुनाव में इसी प्रकार की योजनाओं के वादे करता है, लेकिन जब वो सत्ता में नहीं होता तो वो ये बोलता है कि ये योजनाएं लोक लुभावन योजनाएं हैं, लालच देने वाली योजना है। आप इस योजना को किस तरह से देखती हैं? देखिए, लाडली बहना योजना जो है मध्य प्रदेश में सबसे पहले यहाँ लागू हुई। और आपने देखा होगा कि उसके बाद में अनेक राज्यों ने इस योजना को ले जा कर के, चाहे वो नाम जरूर चेंज कर दिए होंगे, लेकिन क्योंकि अच्छी योजना थी, महिलाओं को कहीं ना कहीं इससे लाभ मिल रहा है। और इसीलिए तो दूसरे प्रदेशों ने भी इसको अडॉप्ट किया और वहाँ इस योजना को लागू किया। और आज चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाए या शहरी क्षेत्रों में चले जाए, जिन महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, उनसे आप पूछो कि उनको क्या मिल रहा है। और हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए जहां हमारी बहनों को दूसरों पे निर्भर, या तो परिवार के ऊपर या किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था कि बच्चे को कुछ दिलाना है या उसको फीस लेना है, फीस भरना है, या छोटा कोई धंधा भी करना हो, किराने का धंधा हो, ग्रामीण क्षेत्रों में कह लें तो किसी को बकरी पालन करना है या दूसरी चीज़ें जो करनी है, तो जब पूछते हैं तो पता चलता है कि उन माता बहनों को इस योजना से कितना लाभ मिल रहा है। क्योंकि हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी घूमते हैं, शहरी क्षेत्रों में भी घूमते हैं, तो पूछते भी भाई इसका क्या लाभ है आप लोग। वैसे देखने में लगता है कि कितना आप इससे कितना लाभ मिल रहा होगा, लेकिन जब उनके चेहरों पे हम लोग देखते हैं और ये करते हैं कि हम तो अपने बेटे की फ़ीस भर रहे हैं, या हम दुकान चला रहे हैं, या हमने चक्की लगाई है, हमने ये किया है, और तो ये सारी चीज़ें उनको चेहरे पे दिखाई देती है। तो इस योजना से बहुत लाभ हुआ है। जी, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो कुपोषण, खासकर जो दूरस्थ अंचल हैं और जो जनजातीय बाहुल अंचल हैं, उनमें कुपोषण एक बड़ी समस्या रहा है। लगातार सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो कुपोषण का कलंक मध्य प्रदेश के माथे से दूर हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जाए? देखिए, कुपोषण जो है, और मुझे लगता है कि मैं हर दिन इस कुपोषण जो है इसका हर दिन जवाब देती हूँ।
कहीं न कहीं। और कुपोषण जो चीज़ है वो मुझे लगता है कि उससे पूरा विश्व कहीं न कहीं जूझ रहा है। और हमारा देश, हमारा प्रदेश, और जब से मैंने इस विभाग की जवाबदारी संभाली है तो इस चीज़ पे फोकस किया है हम लोगों ने। और ये पाया है कि ये गरीबी या अमीरी के कारण नहीं होता है। इसमें जो है कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, और इसका जो चीज़ है वो बताने की ज़रूरत है, प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, जागरूक करने की लोगों को ज़रूरत है ज़रूरत कि है। जो बच्चे हैं उनको हम पौष्टिक खाना दें, चाहे वो नाश्ता हो या खाना हो, उसे क्या देना चाहिए। ये चीज़ कई बार हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, देखते हैं कि गरीब से गरीब भी परिवार हो, मजदूरी कर रहा हो, खेती में काम कर रहा हो, लेकिन बच्चे क्योंकि वहीं की चीज़ वो खाते हैं और तो अच्छे हष्ट पुष्ट हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कहीं और हम जाते देखते हैं कि अच्छा खाते पीते घर का दिखता है, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं बच्चा कुपोषित मिलता है। तो इसे हम अमीरी गरीबी से नहीं जांच सकते। और इसके लिए कई जिलों ने नवाचार किए हैं हमारे, कई लोग हमारे अधिकारी भी नवाचार करते हैं, हम लोग भी समझाइश देते हैं। इसमें झाबुआ में एक नवाचार हमने मोटियाई के माध्यम से किया था। मोटियाई का मतलब हमारी जो भीली भाषा है उसमें बड़ी माँ शब्द जो रहता है। और हमने एक एक आंगनवाड़ी के ऊपर, एक एक आंगनवाड़ी में आपको एक कुपोषित बच्चा मिलेगा, या दो, या ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लें तो 3 कुपोषित बच्चे मिलेंगे सेम और मेम। तो एक टारगेट करके आयुष विभाग से और इनसे मिल कर के कि उस बच्चे को कुपोषण से किस तरह से उभारा जाए। तो एक मोटियाई करके एक जो वहाँ रहती है, चाहे वो हमारी कार्यकर्ता हो, दूसरी गांव की महिला भी हो सकती है, तो उसको प्रशिक्षित किया कि किस तरह से उस बच्चे की मालिश करना है, और किस तरह से उसको लड्डू या चिक्की या जो भी उसको पसंद है वो पौष्टिक एक चीज़ खा करके दे। तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, और ऐसे कैसे दूसरे ज़िलों में भी हमने नवाचार किए हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम अपने मध्य प्रदेश को इस जो कुपोषण जैसी चीज़ है उससे उभारें और इस कुपोषण को ख़त्म करें। लेकिन उसके लिए समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे वो शहर हो, क्योंकि कुपोषण के केस शहरों में भी निकलते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रामीण या जनजाति क्षेत्रों में निकलते हैं, शहरी क्षेत्रों में जहाँ हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे क्षेत्रों में भी जो कुपोषण है वो निकल कर के आता है। तो इसमें जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयरनेस की। और सरकार इसके प्रति बिल्कुल संवेदनशील है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी और हमारे प्रधानमंत्री जी भी, और हमारा विभाग इसमें लगातार लगा हुआ है। जी, अगर मैं आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करूं तो वो एक तरीके से लास्ट माइल डिलीवरी पॉइंट हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति को सुविधा पहुंचाने के केंद्र हैं। जितना बेहतर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन होगा, सुविधाओं को, सरकार की योजनाओं को धरातल पर आने में उतनी ही मदद मिलेगी। तो आंगनबाड़ी बहुत उन्नत हों, सक्षम हों, आंगनबाड़ियों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आवश्यकता हैं, उनकी प्रतिपूर्ति हो, उसके लिए विभाग क्या कर रहा है? देखिए, विभाग की ये सोच और हम सब लोगों की ये सोच है कि आपने ये कहा है कि आंगनवाड़ी जो है वो अंतिम वो चीज़ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि शुरुआत वहीं से होती है एक बच्चे की, उसके जीवन की, और सारी जो चीज़ें हैं। तो हम वहाँ उसको इस तरह का वातावरण दें कि बच्चा घर से ये कह के आए कि मुझे आंगनवाड़ी में जाना है, वहाँ खेलने की चीज़ें हो, वहाँ दूसरी भी चीज़ें हो, एक वातावरण उस तरह का हो कि बच्चे को वहाँ अच्छा लगे। और हमारा ये प्रयास है कि हम सुंदर भवन बनाएं, और उस भवन में सारी हमारी सुविधाएं हैं, उसमें टीवी भी हो, पीने के स्वच्छ पानी भी हो, उसमें लाइट भी हो, उसमें पंखे भी हों, और ये सारी जो सुविधाएं हैं, और उसमें हम अभी शुरुआत हो गई है, हम ये चीज़ें दे भी रहे हैं। और अच्छा एक आंगनवाड़ी भवन बन के तैयार हो, और हमारे जो आने वाला भविष्य हो उसको हम अच्छे वातावरण में उसको पले बढ़े और आगे बढ़े, इस तरह की कोशिश हम लोग कर रहे हैं।
बाल विवाह और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर आपने क्या नई योजनाएं लाई हैं और क्या कुछ नवाचार किए हैं, वो ज़रूर जानना चाहूँ। बाल विवाह पे ये है कि जब भी शादियां वगैरह होती है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या ऐसा, तो हमारा विभाग उसमें मॉनिटरिंग बराबर करता है, और ऐसा कहीं पता चलता है तो वहाँ पे हम लोग कार्रवाइयाँ भी करते हैं। और महिला सुरक्षा और इन चीज़ों के ऊपर भी बराबर हमारा हर ज़िले में एक वो बना हुआ है। वहाँ किसी भी तरह की कोई पीड़ित महिला हो तो बराबर वहाँ वो जा सकती है, मदद ले सकती है। हमारे काउंसलर वहाँ पे रहते हैं और पूरी मदद उसको दी जाती है। तो इस तरह की व्यवस्था ही हमारे हर जिले में है। जी, अगर मैं आपके विभाग से इतर देश की राजनीति की बात करूं तो अभी एक SIR का मुद्दा बहुत चल रहा है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो चोरी करके जीतती है, वोट चोरी करते हैं आप लोग। देखिए, राहुल जी तो जैसे बिहार में जैसे ही चुनावों की शुरुआत हुई, जी शुरुआत ही उन्होंने वोट चोरी से करी, क्योंकि वो खुद जानते थे कि वो खुद हारने वाले हैं, उनकी पार्टी हारने वाली है, उनके साथ में जो गठबंधन जिन पार्टियों ने किया है वो हारने वाले हैं। तो उन्होंने एक माहौल शुरू से ही बनाना चालू कर दिया कि वोट चोर इस तरह का। तो जो रिजल्ट आया वो आपने देखा होगा, जी और वो सारी लाडली बहनाओं का कमाल है। जी। जैसा कि कहा ना कि पूरे देश हो या प्रदेश हो, तो हमारी नहीं तो आप पर ही भरोसा क्यों? ये लोग भी तो कहते हैं, आप तो जैसे 1500 देती हैं, जी तो ये लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो 5000 देंगे जी या हम 10 देंगे। लखपति तक की उन्होंने बात की बनाने की कुछ चुनावों में। पर हमारा ये कि जब ये थे तब क्यों नहीं दिया? आज ये कह रहे हैं कि हम देंगे, जी जी। लेकिन जब वो थे तब क्यों नहीं दिया इन्होंने? तो व्यक्ति तो उस पर विश्वास करेगा ना जो दे रहा है। देंगे ये तो भविष्य की बात हो गई ना। जब वो थे तब क्यों नहीं दिया उन्होंने? हमारा तो ये है कि जब देते तो समझ आता, भाई इतने सालों तक शासन किया उन्होंने, जी जी। तब देना था। और वो तो बताते हैं कि जो जनजाति समाज है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय करती है, पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करती है, लोकतंत्र खतरे में भी बता रहे हैं। आपको वो खतरा महसूस नहीं हुआ? नहीं नहीं, हमको तो कहीं से खतरा महसूस नहीं हो रहा। और ये कहते हैं तो फिर रिजल्ट बिहार का देखिए ना आप, कहाँ लोकतंत्र खतरे में है और कहाँ कौन से समय की बात ये कर रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं जनजाति समाज में आक्रोश है, तो आप तो जाती हैं गांव गांव, तो मैं तो उसी वर्ग से आती हूँ और वहीं से आती हूँ भाई। हमें तो कोई ऐसा वो नहीं दिखाई देता। हम लोग तो उसी समाज से और वहीं से निकल करके आए, उन्हीं से बीच से निकल करके आए हैं हम लोग। तो ऐसा हमें तो कहीं ऐसा नहीं लगता। और वो मतलब भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति, जैसे अब हेमंत खंडेलवाल जी हैं, विधायक हैं, किसी को नहीं था विधायक, आपके सीधे अध्यक्ष बन गए। मुख्यमंत्री भी आपके पहले मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। और जैसे ही कोई नया व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष बनता है, पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक उनके साथ खड़ा हो जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी में पर्ची सिस्टम चल गया है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैडर बेस पार्टी है। वहाँ का कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है, और इसीलिए ये निकल के आता है ना कि भाई आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष, तो सब उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो संगठन से निकल करके व्यक्ति आता है। और हर कार्यकर्ता, और हमारे यहाँ तो लगातार बैठ के और सारी चीज़ें चलती रहती है। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो पार्टी अलर्ट होगी कि अब चुनाव आ गए हैं तो अब आप सक्रिय रहे या मीटिंगें करें। हमारे यहाँ तो लगातार संगठन की जो गतिविधियां हैं, वो सरकार के साथ साथ संगठन की गतिविधियां भी सारी चलती रहती है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अलर्ट रहता है, चाहे वो कोई से भी चुनाव आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कार्यकर्ता सर्वोपरि माना जाता है। जी। महिलाओं और बच्चों के मुद्दों पर, अब चूंकि विभाग आपका है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महोदय से संवाद होता होगा विभाग के सुदृढ़ संचालन के लिए। तो महिलाओं और बच्चों के मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं? कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी महिलाओं और बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील है।
और फोकस है उनका इसके ऊपर। और इसीलिए हम बैठ करके और आने वाले समय में बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बना के ऐसा ठोस कोई चीज़ बना करके और जल्द से जल्द रखेंगे, ताकि महिलाओं को भी उसमें कुछ न कुछ वो स्वावलंबी बने और बच्चों के लिए भी अच्छा। हम बच्चों से संबंधित जैसे 3-4 विभाग हैं, तो सब मिल करके हम कोऑर्डिनेट करके करेंगे कि इसमें हेल्थ भी आ जाता है, आपका स्कूल शिक्षा विभाग भी आ जाता है, ट्रैवल भी आ जाता है। तो सारी जो चीज़ें हैं सब मिल करके और हम तैयार करेंगे उसमें, और अच्छा वो करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो महिला बाल विकास की उपलब्धियां रही हैं वो और निरंतर नए आयाम स्थापित करेंगी, आपको ऐसा विश्वास है? हाँ, ज़रूर। क्योंकि जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि ये आधी आबादी, और मैं तो ये कहूँगी कि 75%, क्योंकि बच्चे भी इसमें आ जाते हैं। जी जी तो जी महिलाएं और बच्चे भी आ जाते हैं, तो 75% हम लोग हो जाते हैं। जी तो इतनी बड़ी आबादी को जो प्रभावित करता है विभाग, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम हमारे इस मध्य प्रदेश को, यहाँ के बच्चों को, महिलाओं को एक नई दिशा देने का काम करेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और फोकस चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमारा फोकस है कि हम स्वावलंबी बने, आगे बढ़े, यही हमारी धारणा है। तो किसी भी समाज की नींव होती हैं महिलाएं। हमारी तो संस्कृति में है कि जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जहाँ महिलाएं सशक्त और सक्षम होती हैं वहाँ देवत्व का भाव होता ही है। और साथ ही साथ जहाँ भविष्य की नींव भी मजबूत की जाए, यानी बच्चों के संरक्षण और संवर्धन पर काम किया जाए, ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग। और माननीय मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सोच महिलाओं के उन्नयन के लिए, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए, बच्चों के संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत स्पष्ट है कि हमें देश की आधी आबादी का और देश के भविष्य का पूरा ख्याल रखना है। आपने तमाम सारे पहलुओं पर अपने बहुत सहज अंदाज में हमसे बात की। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने विभाग में बेहतर कार्य के आयाम स्थापित करें और जो अपेक्षा है जनता की उस पर विभाग खरा उतरे। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद।